एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आप सभी को बताएंगे क्लास 10th विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और वायरल प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड परीक्षा में 101% गारंटी है कि पक्का आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी के NCERT बुक से है और आपके बोर्ड एग्जाम में बोर्ड पेपर में सभी प्रश्न NCERT बुक के ही होते, इसके अलावा कोई भी प्रकाशन के नहीं होते। अगर आप भी इस बार टारगेट बनाए हुए हो कि इस बार आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए। सभी लोग इन सभी इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का क्लास 10th विज्ञान में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे हम आप सभी को ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ये आप सभी के साइंस का एक पार्ट फिजिक्स है, ठीक है, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो ये भौतिक विज्ञान का इलेक्ट्रिक चैप्टर यानी कि वैद्युत चैप्टर से है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं वैद्युत चैप्टर से, ठीक है। तो वही यहाँ पे वैद्युत चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप सभी को बताएंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को 6 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने सभी वैद्युत चैप्टर के 60 क्वेश्चन बता चुके। अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाकर तुरंत देख लीजिए या आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको 6 नंबर वाला यानी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। आपको ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपको इस वीडियो में मेरी गारंटी है कि पूरी याद हो जाएगी और इसे आप लोग भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को फिगर के माध्यम से यानी डायग्राम के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो आप लोग सिर्फ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यानी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन क्या है, जो आपके एग्जाम में हर साल आता है और इस बार भी 100% गारंटी की पक्का आएगा। वो है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, के लिए आपको सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूरे जो सूत्र हम आप सभी को स्थापित करके यहाँ पे निकाल कर बताएंगे, वो आपके एग्जाम में हर साल आता है और उस जो सूत्र निकलेगा उस पे ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे कि समांतर क्रम किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आप सभी को इसका सूत्र कैसे स्थापित होगा, यानी कैसे इसकी समांतर क्रम की जो सूत्र है वो निकल कर आएगी, और वो सूत्र पे आपके काफी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसे स्थापित करने के लिए भी आता है, जो कि 6 नंबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे कि समांतर क्रम किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को जैसे समांतर क्रम हेडिंग डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है। संयोजित का मतलब क्या हो गया कि जोड़ा जाता है, यानी जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों यानी रेजिस्टेंसों को, ठीक है, संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है इस प्रकार से कि प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच का जो विभवांतर है यानी V है, ठीक है, इसका मान क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो समांतर क्रम है, ठीक है, उसमें जो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन सभी प्रतिरोधों में जो यहाँ पे विभवांतर है यानी V का मान है वो समान होगा, यानी V का मान किसी भी प्रतिरोध में बदलेगा नहीं समांतर क्रम में, ठीक है, बिल्कुल समान ही रहेगा, यहाँ पे कह रखा है। तो यहाँ पे विभवांतर V का मान समान रहेगा। प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को ही क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आप सभी को फिगर के माध्यम में डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से ये समांतर क्रम है और इसमें 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए और कैसे विभव का मान समान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इस तरह से ये क्या है, यहाँ पे हमने एक परिपथ बना रखा है, ठीक है, ये क्या है, परिपथ है, और इसमें देखिए यहाँ पे हमने प्रतिरोध लगाया हुआ है, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने एक प्रतिरोध इस तरह से लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे R1 लिख दिया है, एक R1 प्रतिरोध है और यहाँ पे एक R2 है और यहाँ पे एक R3 है, यानी यहाँ पे हमने 2 या 2 से अधिक क्या कर दिया, प्रतिरोधों को यहाँ पे
ठीक है परिपथ में जोड़ दिया। तो यहाँ पे ये समांतर क्रम में हम जोड़कर आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R1 हो गया, R2 और R3। और इसमें क्या है कि जो विभव है यानी यहाँ पे V है, ठीक है, विभव का मान क्या है, समान है, यानी कि इस परिपथ में भी V ही रहेगा विभवांतर, और इसमें भी विभवांतर है, और इसमें भी V विभवांतर है। ठीक है, यानी कि जो विभवांतर का यहाँ पे मान है सभी में समान रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ से हम एक धारा I फ्लो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये धारा इस तरह से आ रही है, और यहाँ पे कुंजी है, और यहाँ पे बैटरी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आने के बाद यहाँ पे ये धारा जा रही है, और यहाँ पे जाने के बाद जब यहाँ से ये धारा जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ से गया हुआ है, यानी एक रेजिस्टेंस इसमें जोड़े हैं हम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे प्रतिरोध, और एक प्रतिरोध यहाँ पे, यानी यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, और यहाँ पे ठीक है जो धारा हमारा I आ रहा है ये क्या हो रहा है, यहाँ से तीनों में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी इसमें I1 होगा, और इसमें I2 होगा, और इसमें जो धारा का मान होगा वो I3 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो समांतर क्रम है उसमें जो धारा I है, ठीक है, धारा I का मान क्या है, अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि समान नहीं होता है, सिर्फ V यानी विभवांतर का मान ही क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि धारा I जा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, 3, यानी कि यहाँ पे I1 I2 I3 यानी 3 भागों में, लेकिन यहाँ पे जो विभवांतर है, ठीक है, यानी यहाँ से जो विभवांतर जा रहा है ये क्या है, ये तीनों में समान बिल्कुल है, यानी कि V ही है। ठीक है, V1 V2 नहीं है। तो यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया कि जोड़ने के बाद इस तरह से ये सर्किट यानी परिपथ प्राप्त होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। तो यहाँ पे जो समांतर क्रम संयोजन है, ठीक है, इसमें क्या है कि सभी प्रतिरोधों को एक सिरे से जोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ पे एक सिरा जैसे हमने A मान लिया, और एक सिरा क्या है B। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 सिरे हैं। तो यहाँ पे देखिए यानी कि इधर वाले सिरों को हमने क्या कर दिया कि इस बिंदु A से मिला दिया, और फिर उसके बाद एक सिरा को हमने क्या कर दिया कि बिंदु B से मिला दिया, यानी बिंदु B से जोड़ दिया। तो यहाँ पे बिंदु A हो गया और बिंदु B हो गया। ठीक है, यानी प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक परिपथ यानी कि एक बिंदु A से हमने जोड़ दिया, तथा दूसरा सिरे को यानी कि यहाँ पे जो दूसरा सिरा जा रहा है इसको हमने, ठीक है, दूसरे परिपथ यानी दूसरे बिंदु B से हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने के बाद इस प्रकार के जो संयोजन प्राप्त होते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि 2 उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच जुड़ा हुआ है, यानी दोनों प्रतिरोध क्या है कि 2 उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच जुड़े हुए, यानी A यहाँ पे है, और इसके बाद ये क्या है, B के उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों यानी कि एक दूसरे के उभयनिष्ठ बिंदुओं से जुड़े हुए। ठीक है, प्रतिरोध। तो यहाँ पे इस तरह से ये पूरी जो सर्किट है यानी परिपथ है ये क्या है, समांतर क्रम का है। ठीक है, तो आप लोग इसे तैयार कर लो। यहाँ पे प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक परिपथ के एक बिंदु A पर तथा दूसरे सिरे को एक साथ दूसरे बिंदु B पर जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध को 2 उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे तैयार कर लो, जो हमने आप सभी को बताया। ठीक है, वही यहाँ पे हमने लिख रखा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद क्या है कि अतः सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर है, ठीक है, जो हमने आप सभी को बताया, इसमें क्या है, समान है, यानी कि अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि किस तरह से वो सूत्र स्थापित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माना R1, R2 और R3 3 प्रतिरोधों को बिंदुओं A व B के बीच क्या किया गया, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे माना R1, R2 और R3 में जो धाराओं का मान है वो क्रमशः I1, I2 और I3 है, यानी जितना भी समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े रहेंगे, ठीक है, उतना ही अलग अलग धारा उसमें क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। ठीक है, अलग अलग प्रतिरोध रहेंगे R1, R2 और R3, तो उसमें धारा भी I1, I2, I3 होंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे बताया कि माना R1, R2 और R3 3 प्रतिरोधों को यहाँ पे हमने देखिए A और B यानी 2 बिंदुओं से हमने R1, R2 और R3 3 प्रतिरोधों को यहाँ पे हमने जोड़ा है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो धारा बह रही है यानी तीनों प्रतिरोधों में वो I1, I2, ठीक है, I3 यानी 3 धाराएं बह रही हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए तब क्या होगा, तो यहाँ पे ओम के नियमानुसार, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने आप सभी को बताया था ओम के नियमानुसार, अभी कल ही बताया था ओम के नियम क्या है और उसका सूत्र।
ठीक है। तो अगर आप लोग काफ़ी ध्यान से देखेंगे उस वीडियो को तो आपको ये ज़रूर याद रहेगा। तो यहाँ पे हम ओम के नियमानुसार यानी जो सूत्र बताए थे, जो निकल कर आया था, वो क्या था कि V बराबर I इंटू आर। ठीक है, ये जो सूत्र था ये ओम के नियम में निकल कर आया था, तो इसे आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए V बराबर क्या हो जाएगा I इंटू आर। अब यहाँ पे हम R को इस तरह से पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पे R जो है ये गुणे में है और बराबर के इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी V और ये R इधर आ जाएगा, यानी इसके भाग में हो जाएगा बटे में। ठीक है, तो V बटे R बराबर I हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो समांतर क्रम में हमें सूत्र स्थापित करना है, इसी सूत्र से निकालना है उस सूत्र को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यानी कि जो इसमें धारा का मान है वो अलग अलग है और प्रतिरोध का मान भी अलग अलग है। तो यहाँ पे जैसे हम पहले धारा का मान यानी I1 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी V बटे के R1। तो इसमें क्या है कि जो विभवांतर है V है उसका मान, ठीक है, समांतर क्रम में नहीं बदलता है। सभी प्रतिरोधों में जो V का है यानी विभवांतर का मान है वो समान रहेगा, और जो प्रतिरोध है वो बदलेगा और धारा भी बदलेगा। तो यहाँ पे I1 धारा के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, I1 धारा यानी कि बराबर V बटे के R1। और इसके बाद I2 के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे V बटे R2। ठीक है, यानी जितना यहाँ पे धारा रहेगा उतना ही प्रतिरोध भी रहेगा। अब यहाँ पे हम I3 के लिए निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, V और बटे यहाँ पे R3। ठीक है, यानी ये सभी क्या है, ओम के नियम पर है, इसी नियम पे देखिए जाएगा, यानी I बराबर जो हमने यहाँ पे V बाई R लिखा है, इसी पर हमने सिर्फ सभी प्रतिरोध और धाराओं को रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, I1 बराबर V बटे R1। ठीक है, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। इसमें क्या है, जो यहाँ पे विभवांतर है, ठीक है, ये क्या है, सभी में समान है, और जो प्रतिरोध R है वो अलग है, धारा भी अलग है। तो यहाँ पे बिंदु A वो B, ठीक है, यानी यहाँ पे बिंदु जो हमने यहाँ पे A और B लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु A और B के बीच V मीन्स की विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा। यदि बिंदु A व B पर आने वाली, यानी यदि बिंदु A व B पर आने वाली जो कुल धारा है उसका मान क्या हो, I हो, तब यहाँ पे कौन सा सूत्र निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, यानी कि कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, यानी पूरे धारा के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे V बटे R1, ठीक है, प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए I बराबर अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए I बराबर, अब यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें V जो है वो कॉमन है, क्योंकि इसमें V का मान बराबर है, समान है। ठीक है, तो यहाँ पे V को कॉमन कर लेते हैं, और बाकी यहाँ पे जो चीजों को हम कॉमन करते हैं उसकी जगह पर एक हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कोष्टक में लिखते हैं। अब यहाँ पे V के जगह पर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, यानी I बराबर V यहाँ पे, ठीक है, इसको कॉमन किया हमने यहाँ से, और इसके बाद यहाँ पे कोष्टक में 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे के R3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो समीकरण है ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है, समीकरण पहला है। इसके बाद यहाँ पे यदि बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, यानी जो तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है समांतर क्रम में, तो जो तुल्य प्रतिरोध है वो R हो, तो यहाँ पे ओम के नियम के अनुसार क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि I बराबर V/R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये I बराबर V/R जो है ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, यानी समीकरण दूसरा है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में, ठीक है, यानी इस समीकरण में इस समीकरण का मान रखने पर दूसरे समीकरण का मान पहले में रखने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे V/R यानी V/R बराबर क्या हो जाएगा, इस I के मान पे यानी I के जगह पे, ठीक है, ये क्या है, ये I बराबर यहाँ पे V कोष्टक में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। तो यहाँ पे ये जो पूरा है ये I के बराबर यहाँ पे हम लिख देंगे, जो यहाँ पे I है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे V और कोष्टक में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस यहाँ पे 1/R3 इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये V से ये V कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस V से V को हम काट दिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र यही होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये क्या है, ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर, ठीक है, न्यूमेरिकल में आते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। तो आप लोग इसी सूत्र पे रख करके उसका मान निकालोगे, अर्थात समांतर क्रम में जो जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, यानी तुल्य प्रतिरोधों का जो व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या है, बराबर होता है, इस तरह से इस सूत्र में। ठीक है, यानी इस पूरे प्रतिरोधों का जो योग है इसके योग के व्युत्क्रम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच जो विभवांतर है वो समान है और धारा क्या थे, भिन्न भिन्न थे, ये हमने आप सभी को बताया। तो इसे आप लोग पूरे को तैयार कर लीजिए, इस सूत्र को जितना भी यहाँ पे हमने आपको बताया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर में है। ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो यहाँ पे क्या है कि घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है। ठीक है, आवश्यक परिपथ बनाकर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे भी आप सभी को डायग्राम यानी परिपथ को बनाना है। तो यहाँ पे देखिए जो फ्यूज होता है, ठीक है, ये विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं। ये ट्रांसफार्मर में भी लगता है और घरों में भी लगाए जाते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर में से घरों में लाइट आते हैं, ठीक है, केबल के माध्यम से, तार के माध्यम से, उसमें ये फ्यूज लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि फ्यूज एक प्रकार की सुरक्षा उपकरण है। ठीक है, यानी ज्यादातर कभी कभी लाइट काफी तेज आ जाते हैं, ओवरलोड हो जाता है या कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूज क्या होता है कि वहाँ पे सुरक्षा करता है। ठीक है, यानी कभी कभी काफी तेजी से लाइन आ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि घरों में जितने भी उपकरण लगे हुए जैसे पंखा, ठीक है, बल्ब हो गए या कोई भी टीवी वगैरह जो कुछ भी है, तो वो क्या होता है कि ज्यादा तेजी से लाइन आने से वो जल जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूज क्या होता है कि अगर आप लोग अपने घरों में फ्यूज लगाए रहोगे तो क्या होता है कि आपका जो ज्यादा तेज लाइट आ जाते हैं जिससे आपके टीवी वगैरह वो जल जाते हैं ना, तो वो क्या होगा कि वहाँ पे सुरक्षा करता है फ्यूज। ठीक है, फ्यूज की जो गलनांक होती है वो काफ़ी निम्न होती है और जब लाइट काफ़ी तेज़ी से आता है तो वो फ्यूज वाली जो तार वहाँ पे लगाई जाती है ना वो गल जाती है। गल के क्या होती है कि वहाँ से टूटकर गिर जाती है पिघल करके, जिससे क्या होता है कि वहाँ से यानी ट्रांसफार्मर में से आपके घरों में जो लाइट जाता है वहाँ से धारा जाना बंद हो जाता है और आपका घरों में आग भी नहीं लगता और जितने भी उपकरण घरों में रखे वो सभी सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, जलते नहीं हैं। तो यही है फ्यूज की, यानी फ्यूज यही सुरक्षा करता है हमारे घरों में। और कभी कभी ट्रांसफार्मर में भी आप लोग सुनते होंगे जैसे लाइट नहीं आती तो क्या कहते हैं लोग कि फ्यूज उड़ गया है, तो यही फ्यूज ट्रांसफार्मर में भी लगाए जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्यूज एक ऐसी सुरक्षा उपकरण है यानी युक्ति है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग युति मत लिख दीजिएगा, इसे युक्ति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो फ्यूज होता है उसको इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए जब लाइट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर से लाइट आते हैं तो इससे बैटरी से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने बैटरी से जोड़ दिया और इसके बाद इसमें यहाँ पे फ्यूज लगा रहेगा। यहाँ पे जो परिपथ रहेगा, तार रहेगा विद्युत, यहाँ पे फ्यूज लगा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लगने के बाद तब जाके इस तार, जो फ्यूज के तार से निकल कर तार आएगा, ठीक है, केबल, उसमें क्या होगा कि इस तरह से बल्ब लगे रहेंगे, पंखे लगे रहेंगे और जो भी टीवी वगैरह लगा रहेगा, ठीक है। जिससे क्या होता है कि लाइट काफी तेजी से आने पर या कोई भी शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा कि जो यहाँ पे ये फ्यूज हमने लगा रखा है, ठीक है, तो ये फ्यूज क्या होगा कि यहाँ से गल करके, टूट करके, पिघल करके गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस तार से इस तार में कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो इधर धारा भी नहीं फ्लो हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोड लाइट के कारण जो हमारे उपकरण, ठीक है, बल्ब, टीवी वगैरह जलने वाले थे, वो क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे फ्यूज लगाने से। तो इसलिए घरों में फ्यूज जरूर लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फ्यूज एक ऐसी सुरक्षा उपकरण है या युक्ति है, ठीक है, जो किसी विद्युत परिपथ की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थिति में सुरक्षा करती है। किसी केबल अथवा तार में उसकी वहन क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, ठीक है, यानी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है कि वो तार गर्म हो जाता है और उसका जो अचालक आवरण है, यानी जो तार के ऊपर का आवरण होता है, ठीक है, काला कलर का होता है और भी कई कलर के होते हैं। तो जो ऊपर के जो आवरण होते हैं वो क्या होता है, गर्म के कारण तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। उससे क्या होता है कि वो गर्म के कारण जो ऊपर के आवरण होते हैं तार के, वो पिघल जाते हैं, ठीक है। पिघलने पर क्या होता है कि जो प्लस और माइनस दोनों है वो एक में सट जाते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट तो होगा ही, जल जाएंगे उपकरण। तो वही यहाँ पे देखिए गर्म हो जाता है और उसका अचालक आवरण पिघलकर जलने लगता है, जिससे घरों में क्या हो जाता है, आग लग जाती है। ऐसी स्थिति में फ्यूज जो होता है वो सुरक्षा करता है और स्वयं पिघल करके, तो यहाँ पे जब फ्यूज जो होता है वो गल करके, ठीक है, पिघल करके टूट जाता है, तो जो घरों में आता है ट्रांसफार्मर से लाइट, वो क्या होता है, वो धारा समाप्त हो जाता है उसी जगह। तो यहाँ पे देखिए फ्यूज यानी कि फ्यूज उपकरण में प्रयोग किया गया जो तार होता है वो निम्न गलनांक का होता है। इसका मतलब अगर तेजी से यानी लाइट आएगा तो इसकी गलनांक क्या होगी, यानी गलने की क्षमता बहुत ही कम होती है, जिसे तुरंत क्या हो जाता है, गल जाता है। तो यहाँ पे निम्न गलनांक वाली धातु का तार लगा होता है, जो निर्धारित मान से अधिक विद्युत धारा प्रवाह होने पर क्या होता है, स्वयं पिघलकर टूट जाता है और केबल्स को अचानक पिघलने एवं उसमें आग लगने से बचा लेता है, ठीक है। तो ये होता है फ्यूज। ये अपने घरों में जरूर, अगर आपके घरों में लाइट है तो आप लोग फ्यूज तार का उपयोग जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट या कोई भी, और अगर किसी को घरों में, ठीक है, यानी किसी को करंट लग रही है तो ये फ्यूज अपने से टूट जाएगा और जो इंसान को करंट लग रहा है वो स्वयं बच जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूज, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी की पक्का आएगा। आप लोग इसे जल्दी से तैयार कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। और इसी तरह और भी क्वेश्चन के लिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और इसके बाद इसके यानी यहाँ पे हम लॉन्ग क्वेश्चन बताए जो कि 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको 4 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन इसी पार्ट के, विद्युत पार्ट के बता चुके। अगर आप लोग नहीं देखो तो जल्दी से उस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, ठीक है, और इससे भी देखिए। और इसके बाद नेक्स्ट यानी इस चैप्टर का न्यूमेरिकल के लिए आप लोग तैयार रहिए। कल से न्यूमेरिकल आएंगे। और भी अगर आपको क्लास 10 के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, हम तुरंत वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। और आपके पास समय बहुत ही कम है, आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पर आ गया है। आप लोग अब कड़ी मेहनत कीजिए और निद्रा त्याग कर दीजिए, कम सोइए, ठीक है, पढ़िए ज़्यादा, क्योंकि आप लोग पछताने से पहले काम कर लोगे तो सही रहेगा। इसके बाद अगर आपका समय बीत जाएगा तो पछताओगे, तो आप लोग किसी काम के नहीं रह जाओगे, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वो दोबारा जिंदगी में लौट कर नहीं आती है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको नई नई वीडियो मिलते हैं। इसके बाद आप लोग सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा,
ठीक है। और आप लोग गारंटेड चैनल से पढ़िए, हमारी जो चैनल है वो 100% गारंटेड चैनल है। जो भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और अदर कई ऐसे यूट्यूब चैनल है जिस पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और वो ऐसे क्वेश्चन को बताते हैं, फालतू क्वेश्चनों को, जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए आपकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो आप लोग ऐसी चैनलों से मत पढ़िए, आप लोग ऐसी चैनलों से पढ़िए जो 100% NCERT का गारंटेड क्वेश्चन देता है, वो है हमारी चैनल। ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल से पढ़ोगे तो आप लोग जिला टॉप ही नहीं बल्कि प्रदेश टॉप करोगे, ये मेरी 100% गारंटी है। तो अगर आप लोग भी टॉपर बनना चाहते हो, इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, तो आप लोग हमारे चैनल से पढ़िए और वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स भी बताए जाते हैं। तो अगर आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे विजिट नहीं किए तो प्लीज एक बार विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।